हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लीगल टॉक्स बाय एडवोकेट विकास कुमार सांगवान। फ्रेंड्स, जब भी किसी सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर एडवर्टाइजमेंट के बाद या एग्जामिनेशन प्रोसेस के अंदर किसी तरीके के कोई भी इशू अराइज होते हैं तो उसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है मेरिटोरियस कैंडिडेट्स के ऊपर। वो कैंडिडेट्स जो कि काफ़ी समय से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे और एक तरीके से अपने सिलेबस को कवर करने के बाद 1 2 3 बार अपनी रिवीजन सिलेबस की कर चुके होते हैं। ऐसे मेरिटोरियस कैंडिडेट एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से कहीं पर कोचिंग भी लेते हैं और एक तरीके से एक थोरो प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम के अंदर अपीयर होते हैं। ये स्टूडेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं एक मेरिटोरियस स्कोर जो है, मार्क्स जो है वो अटेन करने के लिए। जब भी एग्ज़ामिनेशन कैंसलेशन की या कोई भी इश्यूज़ जो हैं मेरिट से रिलेटेड कोर्ट की एडजुडिकेशन के लिए अराइज होते हैं या मैटर कोर्ट के अंदर जाता है तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है इन कैंडिडेट्स के ऊपर, क्योंकि ये कैंडिडेट्स अपनी तैयारी करके हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि विद इन दी शेड्यूल या विद इन दी लिमिटेड टाइम जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाए, ताकि ये अपनी प्रिपरेशन की जो पीक है उस पीक टाइम के ऊपर एग्ज़ाम के अंदर अपीयर हो सके। लेकिन इस तरीके के डिस्प्यूट जैसे कि अभी ग्रुप नंबर 56 और 57 सीईटी 2023 में जो राइज हुए, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है ऐसे कैंडिडेट्स के ऊपर। उसके अलावा जब मेरिट लिस्ट इशू होती है, जैसे कि अब की बार मेरिट लिस्ट इशू की गई कि जो एलिजिबल कैंडिडेट्स थे सीईटी 2023 के ग्रुप 56 या 57 के लिए, तो दूसरी कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स जो इफ़ेक्ट करती है वो करती है मार्जिनल कैंडिडेट्स, यानी कि जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करने के बिल्कुल आसपास होते हैं, किसी इशू मुद्दे की वजह से वो क्वालिफाई नहीं कर पाते और या फिर मेरिटोरियस होने के बावजूद भी कुछ कमियों की वजह से, चाहे वो फॉर्म के अंदर कमी हो, चाहे डॉक्यूमेंटेशन की कमी हो, वो मेरिट लिस्ट के अंदर नहीं आ पाते हैं और एग्ज़ाम देने से वंचित रह जाते हैं। ऐसे कैंडिडेट्स सबसे पहले कैंडिडेट्स होते हैं जो किसी भी सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर या एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस के अंदर कोर्ट्स का रुख करते हैं। ये कैंडिडेट्स कोर्ट का रुख करते हैं अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से कोर्ट से परमिशन लेने के लिए, क्योंकि जैसा कि कोई भी मेरिट लिस्ट आती है तो एचएसएससी हो या एचपीएससी हो या कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी हो, वो कैंडिडेट्स को अपॉर्चुनिटी देती है अपनी रिप्रेजेंटेशन सबमिट करवाने के लिए कि अगर किसी प्रकार की कोई भी खामी रह गई है तो वो टाइमली उसकी रिप्रेजेंटेशन आ सके और रिक्रूटमेंट एजेंसी उसे ऑन मेरिट डिसाइड करके कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी को तय कर सके कि ये कैंडिडेट एलिजिबल है या नहीं है। कई बार रिक्रूटमेंट एजेंसी का जो डिसीजन होता है, या तो डिसीजन वो देते नहीं है, एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी रहती है, या कई बार जो डिसीजन होता है वो कैंडिडेट समझता है कि अगेंस्ट द रूल है या इसके अंदर अभी भी खामियां हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स भी जो हैं वो कोर्ट का रुख करते हैं। ये जो सिचुएशन है ये लगभग हर एडवर्टाइजमेंट, हर सिलेक्शन प्रोसेस, हर एग्जामिनेशन प्रोसेस के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अराइज होती है। कुछ कैटेगरीज से रिलेटेड इश्यूज अराइज हो जाते हैं, कुछ कैंडिडेचर से रिलेटेड इशू अराइज हो जाते हैं, लेकिन जो कैंसलेशन ऑफ एग्जामिनेशन है वो कोई नॉर्मल प्रक्रिया नहीं है। वो किन्हीं किन्हीं एग्जामिनेशन के अंदर जो है कैंसलेशन ऑफ एग्जामिनेशन होती है, जहाँ पर कि पूरे रीजनेबल ग्राउंड्स हों, जहाँ पर कि ऐसी स्थिति हो जिसकी वजह से कुछ कैंडिडेट्स को अनड्यू एडवांटेज हुई हो, या कुछ कैंडिडेट्स को जो है हार्डशिप, हैरेसमेंट या मेरिट के अंदर उनको किसी प्रकार का नुकसान होने की जब स्थिति अराइज होती है, उस स्थिति के अंदर एग्जामिनेशन कैंसलेशन जो है वो कंसिडर किया जाता है। एग्जामिनेशन कैंसलेशन ज़रूरी नहीं है कोर्ट के थ्रू किया जाए। जब ऐसी कई बार स्थितियां होती हैं तो स्वयं खुद जो रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है वो भी कई बार एग्जामिनेशन कैंसलेशन का डिसीजन जो है वो ले लेती है। जैसे कि एक जजमेंट जो है धीरेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी जो है, वो आप लोगों के जो सीईटी कैंडिडेट्स हैं उनके अलग अलग ग्रुप्स के अंदर सर्कुलेट हो रही है, और वहाँ कैंडिडेट्स ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो धीरेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स का जो केस है, इसके अंदर भी सेम सिचुएशन थी जैसे कि सीईटी हरियाणा के अंदर अभी हुई है, कि अगली शिफ्ट के अंदर कुछ क्वेश्चन रिपीटेड थे
और ये जजमेंट जो है काफ़ी लंबी चौड़ी जजमेंट है, काफ़ी पैराज हैं, काफ़ी चीज़ों को डिस्कस किया है इसके अंदर, और अल्टीमेटली जो है वो इस पिटीशन को डिसमिस किया गया है। अब शुरू के अंदर थोड़ी सी कहानी को पढ़ के और लास्ट के अंदर जो डिसमिसल का जो ऑर्डर है उसको देख के कैंडिडेट ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि इस जजमेंट के अंदर एग्जामिनेशन को कैंसिल नहीं किया गया था। जबकि अगर आप इस धीरेन्द्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की जो सिंगल बेंच की जजमेंट है, इसको जब आप सारी जजमेंट को थोरोली जब पढ़ते हैं तो जो अलग अलग केसेस हैं उनका रेफरेंस जो है वो डिस्कस किया गया है, अलग अलग जो डिमांड्स हैं जो पेटिशनर्स की उनको डिस्कस किया गया है, और जो इश्यूज़ हैं इसके अंदर जो इशू था धीरेन्द्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के अंदर, वो इशू ये था कि जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है TCS, उसके थ्रू एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया था यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्स्टेबल्स। और यहाँ पर ये इशू अराइज हो गया था कि पहली डेट को मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के अंदर पेपर था और अगली डेट को भी मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट दोनों के अंदर पेपर था, और एक दो ऐसे सेंटर थे जहां पर मॉर्निंग शिफ्ट में इवनिंग शिफ्ट वाला जो पेपर था वो गलती से दे दिया गया, जिसकी वजह से ये चीज़ सामने आई कि कुछ कैंडिडेट्स जो थे, जो पहले वाली शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन थे वही सेकंड सेट ऑफ क्वेश्चन के अंदर रिपीट हो गए। राइट फ्रेंड्स, सो यहाँ पर जब हाई कोर्ट के अंदर केस फाइल हुआ, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर जब केस फाइल हुआ, उसके बाद जो एग्ज़ामिनेशन एजेंसी थी, जो रिक्रूटमेंट बोर्ड था, उस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने खुद डिसीजन ये लिया कि जो सेकंड शिफ्ट के जो कैंडिडेट्स हैं, लगभग 10 लाख के करीब कैंडिडेट्स जो थे सेकंड शिफ्ट के अंदर उसके अंदर बैठे थे, और टोटल कैंडिडेट्स थे लगभग 21-22 लाख के करीब, जिसमें से कुछ कैंडिडेट्स जो थे अपीयर नहीं हुए थे, और टोटल 19 लाख के करीब कैंडिडेट्स चारों शिफ्ट के अंदर अपीयर हुए थे। इसमें से 10 लाख के करीब कैंडिडेट्स वो थे जो कि सेकंड शिफ्ट के अंदर अपीयर हुए थे। यहाँ पर खुद रिक्रूटमेंट बोर्ड ने फैसला लिया था कि ये जो कैंडिडेट सेकंड शिफ्ट के जो कैंडिडेट्स हैं इनका दोबारा एग्जामिनेशन लिया जाएगा, दोबारा इनकी मेरिट लिस्ट जो है वो नए पेपर के हिसाब से उस हिसाब से तैयार की जाएगी। तो ये जो जजमेंट है इसके अंदर जो कैंडिडेट्स ये डिस्कस कर रहे हैं कि अर्लियर सिचुएशंस में जब ऐसी स्थिति अराइज हुई है वहाँ पर कोर्ट ने पेटिशन को डिसमिस किया है, ये गलत है। जब आप धीरेन्द्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की जजमेंट को पूरा पढ़ते हैं तो अब आपको ये पता चलता है कि उसके अंदर रिक्रूटमेंट एजेंसी ने, जो बोर्ड ने खुद फैसला लिया था कि ऐसी स्थिति के अंदर हम सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम है उसे कैंसिल करते हैं, और जो पेटिशनर्स थे उनकी डिमांड ये थी कि जो फर्स्ट शिफ्ट का भी जो पेपर है उसे भी कैंसिल किया जाए। उसे कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। कोर्ट का कहना ये था कि ऐसी स्थिति के अंदर अगर रिक्रूटमेंट बोर्ड ने ये फैसला लिया है कि वो सिर्फ सेकंड शिफ्ट के कैंडिडेट्स का ही एग्ज़ाम लेंगे तो वो जायज़ है, क्योंकि फ़र्स्ट शिफ्ट के कैंडिडेट्स के ऊपर जिन स्थितियों के अंदर इवनिंग शिफ्ट का पेपर मॉर्निंग शिफ्ट वालों को दे दिया गया और मॉर्निंग शिफ्ट वालों का पेपर इवनिंग शिफ्ट वालों को दे दिया गया, वो प्रॉब्लम 898 में से सिर्फ 2 सेंटर, जो 2 एग्जामिनेशन सेंटर थे, वहाँ पर अराइज हुई थी। सो फ्रेंड्स, कैंसिलेशन ऑफ एग्ज़ामिनेशन का जहाँ तक मैटर है ग्रुप 56 से रिलेटेड, HSSC ने जो यहाँ पर एग्ज़ामिनिंग एजेंसी है, जो जिन्होंने पेपर सेट किया था, जो एजेंसी को आउटसोर्स जो किया बता रहे थे, उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, उसके खिलाफ़ लीगल एक्शन की तैयारी चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि कैंडिडेट्स एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि 56 का पेपर अगर कैंसिल होना ही है तो ये सिचुएशन जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए, क्योंकि जितना डिले होगा उतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न की सिचुएशन मेरिटोरियस कैंडिडेट्स के बीच में रहेगी। एग्ज़ाम की जिन्होंने प्रिपरेशन करी है अब वो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें या होल्ड करें,
या जहाँ से वो कोचिंग ले रहे हैं वहाँ कंटिन्यू रखें। जिनका काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम गया है उनको भी अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है कि वो क्या करें, वो अपनी एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें, या फिर वो ये समझ के चलें कि हाँ उनका पेपर काफ़ी अच्छा हुआ है और मेरिट के अंदर उनका जो नंबर है वो आने की संभावना है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि ग्रुप 57 और 56 के अंदर मोर देन 30,000 कैंडिडेट्स इन ईच एग्ज़ाम लगभग अपीयर हुए हैं, और जो ईच ग्रुप के अंदर जो 6-7 हज़ार वैकेंसीज़ हैं, तो आप ये मान के चलिए कि ये जो 14-15 हज़ार कैंडिडेट जो सिलेक्ट होंगे इन ग्रुप के अंदर, ऐसी स्थिति के अंदर जो एग्ज़ाम कैंसिलेशन की लिटिगेशन जो है वो हाई कोर्ट के अंदर फाइल हो चुकी है। उसके अलावा भी और अलग अलग मुद्दे हैं, सोशो इकोनॉमिक मार्क्स के मुद्दे हैं कि वो स्टेज के ऊपर दिए जाएं या ना दिए जाएं। तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न की जो स्थिति है वो इन मेरिटोरियस कैंडिडेट्स के साथ है। उसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कुछ मार्जिनल कैंडिडेट्स हैं। मार्जिनल कैंडिडेट्स यानी वो कैंडिडेट्स जो कि मेरिट लिस्ट जब आई तो उसके अंदर उनका कहना, उनका क्लेम ये है कि वो भी एलिजिबल हैं, चाहे वो कट ऑफ मार्क्स के हिसाब से कि उनसे लोअर कट ऑफ मार्क्स के जो कैंडिडेट्स हैं वो अपीयर हो रहे हैं, या कुछ कैटेगरीज़ के हिसाब से जो डीएसएम कैटेगरी, डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन की जो कैटेगरी है उसके अंदर काफ़ी कैंडिडेट्स को कंसिडर नहीं किया गया। और एचएसएससी की जो कुछ क्लैरिफिकेशंस जो आई हैं कुछ कैंडिडेट्स की एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, तो वहाँ पर उन्होंने ये सारी बात को जो है डॉक्यूमेंटेशन से रिलेट किया है कि काफ़ी कैंडिडेट्स की डॉक्यूमेंटेशन अपलोडिंग के अंदर प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से कि उन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड जो है वो नहीं किए, और डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से उनको उस पर्टिकुलर बेनिफिट के लिए एलिजिबल नहीं माना जा सकता। सो एक मेरिटोरियस कैंडिडेट के ऊपर इफ़ेक्ट है, एक मार्जिनल कैंडिडेट के ऊपर इफ़ेक्ट है, जिसको ये पता है कि जो सीईटी क्वालिफाइड है लेकिन कट ऑफ से काफ़ी नीचे है, उसके लिए अगला स्टेप अपना यही है कि जो नेक्स्ट जो सीईटी का एग्ज़ाम होगा वहाँ पर अपने स्कोर को जो है वो इम्प्रूव करें। अब जो लिटिगेशन जो हाई कोर्ट के अंदर है दैट विल टेक टाइम, सर्टेनली वो टाइम लेगी, और वो टाइम आपका 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने तक का भी टाइम जो है वो हो सकता है। और कुछ कैंडिडेट्स का तो ये भी कहना है कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें शायद वो सुप्रीम कोर्ट तक भी लेके जाने को तैयार हैं अगर हाई कोर्ट से उनको रिलीफ नहीं मिला। लेकिन मुझे लगता है कि हाई कोर्ट के अंदर जो अलग अलग मुद्दे, जो अलग अलग लिटिगेशन के अंदर कोर्ट जिन मुद्दों की सुनवाई करेगी वहाँ लगभग सारे इश्यूज़ जो हैं वो कंसिडर किए जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट तक जाने की नौबत जो है वो इस मैटर के अंदर ना आए, क्योंकि जो कैंसिलेशन ऑफ एग्ज़ामिनेशन है वो भी क्लियर एविडेंट है। जो सोशो इकोनॉमिक मार्क्स है उससे रिलेटेड भी कोई ना कोई डिसीजन जो है वो ज़रूरी है इस स्टेज के ऊपर, क्योंकि सीईटी जो है वो एक नई प्रक्रिया के तहत स्टेट ऑफ हरियाणा जो है एचएसएससी एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवा रही है। तो ऑब्वियसली कुछ खामियां जो है वो आनी स्वाभाविक थी इसके अंदर, लेकिन उन खामियों का जो इफ़ेक्ट है वो इतना वाइड होगा दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। कुछ जो इफ़ेक्ट्स थे मार्जिनल कैंडिडेट्स के ऊपर, पहले बात वहीं तक सीमित थी, लेकिन अब 56 कैटेगरी के अंदर जो ये 41-42 क्वेश्चंस का जो रिपीट होने की जो बात हुई है, इसके ऊपर कैंसिलेशन ऑफ एग्ज़ामिनेशन की पॉसिबिलिटी जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट ये है कि 70 to 80% इस केस के अंदर चांसेस हैं कि एग्ज़ामिनेशन की कैंसिलेशन होगी। सो इसीलिए मैंने कहा कि जो मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं वो इसमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड हैं, लेकिन उनको ना तो कोई लिटिगेशन की ज़रूरत है, उनको सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। उनको लिटिगेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनका कोई इशू नहीं है। उनको चाहे आप मेरिट इस तरीके से बना दो चाहे उस तरीके से बना दो, वो आज भी मेरिट में हैं, वो कल भी मेरिट के अंदर होंगे। कुछ मार्जिनल कैंडिडेट्स हैं जो कि शायद कुछ बेनिफिट मिलने की वजह से अब मेरिट लिस्ट के अंदर आ गए, लेकिन दोबारा मेरिट लिस्ट के अंदर उन प्रॉब्लम्स को अगर रिजॉल्व किया जाता है तो कुछ कैंडिडेट्स जो हैं वो मेरिट लिस्ट से बाहर होने की उनकी संभावना है। सो ये जो 4-5 हज़ार जो कैंडिडेट्स हैं ये वो मार्जिनल कैंडिडेट्स हैं जिनको
इन सारे चेंजेस का या इन सारे इश्यूज़ का सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। मेरिटोरियस कैंडिडेट को इस चीज़ का फ़र्क पड़ने वाला है कि वो अब एग्ज़ामिनेशन की आगे तैयारी करे ना करे, कंटिन्यू रखे या ना रखे। क्योंकि किसी ने अगर 2 साल भी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करी है और उसकी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी में अगर 3-4 महीने का गैप, 2 महीने का गैप अगर आ जाता है, तो बगैर रिवाइज़ किए जो प्रिपरेशन है वो धीरे धीरे 10% करके धीरे धीरे घटती जाती है। आप अगर 2 हफ्ते रिवाइज़ नहीं करोगे सिलेबस को, तो ऑब्वियसली आपकी 10% जो प्रिपरेशन है उसमें कमी आ जाती है। सो जितना ये टाइम बढ़ेगा, जितना कैंडिडेट्स की अनसर्टेनिटी, कन्फ्यूज़न जब तक दूर नहीं होगी, तब तक जो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं उनके माइंडसेट के ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट जो है इस चीज़ का रहेगा। सो फ्रेंड्स, एज आई हैव शेयर्ड टू यू कि जो सिचुएशंस हैं वो क्लियर होने में थोड़ा टाइम लगेगा, और जैसा कि मैंने आपसे अपना पर्सनल व्यू शेयर किया कि इसके अंदर 70-75% तक जो पॉसिबिलिटी है वो है एग्ज़ामिनेशन की कैंसिल होने की। कैंडिडेट्स जिस जजमेंट को धीरेन्द्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के बारे में जो वर्बल डिस्कशन कर रहे हैं कि पहले भी ऐसा इशू अराइज हुआ है और वहाँ पर एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ, वो इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट गलत शेयर कर रहे हैं। धीरेन्द्र वर्सेस यूपी, स्टेट ऑफ यूपी के केस के अंदर स्टेट बोर्ड ने खुद जो है गलती को मानते हुए कोर्ट का जब नोटिस उनको इशू हुआ था, और वहाँ पर इन्होंने अपनी बोर्ड मीटिंग के अंदर डिसाइड किया था कि 10 लाख कैंडिडेट जो सेकंड शिफ्ट के अंदर इफ़ेक्टेड हुए हैं उनका ये री एग्ज़ामिनेशन जो है वो कंडक्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द इशू दैट इज़ कंसर्न्ड, मैनी ऑफ द कैंडिडेट्स आर कंसर्न्ड एंड इफ़ेक्टेड बाय दिस इशू। और इसके अंदर हमारी एक्सपेक्टेशंस यही है कि इशू जल्दी से जल्दी क्लियर हो, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व है। इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लार्ज नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ को भरने की जो प्रक्रिया है उसे पूरा किया जाना है, तो ऑब्वियसली एक लार्ज नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो है वो इससे इफ़ेक्टेड है। सो फ्रेंड्स, हम इस इशू के ऊपर जो भी कोर्ट के अंदर मैटर्स हैं, जो भी इश्यूज़ इन्वॉल्व हैं, वो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे और कोर्ट का किन इश्यूज़ के ऊपर क्या फाइंडिंग रहती है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते रहेंगे हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, इजी लीगल टॉक्स के ऊपर। आई एम एडवोकेट विकास कुमार सांगवान। आप कैंडिडेट्स की कोई भी क्वेरी है इस इशू से रिलेटेड, कोई भी क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए इस इशू से रिलेटेड, तो मेरे ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर 7986657694, डिस्क्रिप्शन के अंदर आई एम मेंशनिंग दिस नंबर। सो आपकी कोई भी क्लैरिफिकेशन हो, आप अपने इशू को क्लैरिफाई कर सकते हैं। आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं, अपना जो इशू है मैसेज के अंदर उसकी डिटेल जो है वो सेंड करें। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको एक पॉजिटिव रिप्लाई उसके अंदर दिया जाए और आपके कोई भी डाउट्स या क्लैरिफिकेशन हो, आपके डाउट्स को जो है वो क्लियर किया जाए इसके अंदर। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड वी विल कवर द फर्दर इश्यूज़ in our next videos. Till then, take care and have a nice time, friends.